चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को कृष्ण पंखी उपहार में दी है। ये चंदन की लकड़ी से बना है और इसके किनारों पर कलात्मक आकृतियों के माध्यम से भगवान कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शनिवार को दोपहर लगभग 3:40 पर नई दिल्ली पहुंचे थे। भारत जापान के बीच पिछली वार्षिक शिखर बैठक अक्टूबर 2018 में टोक्यो में हुई थी। मोदी और किशिदा की शिखर वार्ता में प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा यूक्रेन के ताजा हालात का मामला भी छाए रहने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पंखी को पारंपरिक उपकरणों के जरिए उकेरा गया है और इसके शीर्ष पर हाथ से नक्काशी कर तैयार की गई मोर की आकृति है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इस कृष्ण पंखी का निर्माण राजस्थान के चूरू में कुशल कारीगरों द्वारा किया गया है। यह कलाकृति शुद्ध चंदन की लकड़ी से बनी है, जो कि प्रमुख रूप से भारत के दक्षिणी भागों के जंगलों में मिलती है। वहीं भारत जापान ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमति जताई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट 2 अप्रैल 2022 को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। इजराइल के पीएम के विदेश मीडिया सलाहकार ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल 2022 को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं की पहली मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से इतर हुई थी, जब पीएम मोदी ने इजरायली पीएम बेनेट को भारत की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। ये यात्रा दोनों देशों और नेताओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध की पुष्टि करेगी। साथ ही इजरायल और भारत के बीच संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगी। नफ्ताली बेनेट की भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और साइबर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इसके अलावा कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में जारी सहयोग का विस्तार भी चर्चा हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बेनेट अपनी यात्रा के दौरान अपने भारतीय समकक्ष वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और स्थानीय यहूदी समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग मोहाली में हो रही है। मीटिंग में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के आप विधायकों के साथ पंजाब में सरकार बनने के बाद पहली बार वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। अपने पसंदीदा मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे आगंतुकों के लिए 2 साल के लंबे अंतराल के बाद अंततः हरियाणा के अनूठे सूरजकुंड शिल्प मेले का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हो गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कर दिया है। वर्ष 1987 से सूरजकुंड शिल्प मेला लगातार भारत की हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता रहा है। हालांकि वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से मेले का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन 35वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 नई ऊर्जा के साथ एक बड़े आयोजन के वायदे के साथ आया है। केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस हस्तशिल्प उत्सव ने अपने शिल्प, संस्कृति और भारत के व्यंजनों के प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कैलेंडर पर प्रमुखता से अपनी पहचान कायम की है, जो कि गर्व की बात है। इस वर्ष मेले के मुख्य आकर्षणों में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, अपना घर की प्रतिकृतियां, जो कि जम्मू एवं कश्मीर 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम स्टेट है। इसलिए वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, कश्मीर से वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाला अपना घर, हाउस बोट का लाइव प्रदर्शन और स्मारक द्वारा मुबारक मंडी जम्मू की प्रतिकृतियां मुख्य आकर्षण रहेंगे। वहीं सूरजकुंड मेले के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की धरती ज्ञान की धरती है। हम युद्ध नहीं, शांति की विचारधारा के समर्थक हैं। सीएम ने कहा कि हम इस मेले के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे। गांव बनियानी में कुछ लोगों द्वारा कबड्डी खिलाड़ी पर जानलेवा हमले करने का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक खेल जीतने के बाद खिलाड़ी का गांव में सम्मान किया गया था, जिससे कुछ लोग उससे रंजिश रखने लगे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। नाराज पीड़ित के पिता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। कार्यालय में मौजूद एसपी कृष्ण कुमार लोहचब ने
उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि मामले में जल्द ही संबंधित पुलिस अधिकारी से बात कर उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि 20 वर्षीय रवि कबड्डी में प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी हैं। साल भर पहले उसने बड़े टूर्नामेंट में पदक जीता तो गांव में उसका सम्मान किया गया। तभी से गांव में उच्च जाति के कुछ लोग उससे रंजिश मान रहे थे। वहीं मामले में गांव के पंचायत किए जाने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि खिलाड़ी रवि को मारपीट में कई जगह चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि उसे अभी तक होश नहीं आया है। वहीं थाना कलानौर पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए खुशखबरी है। अब यूपी के श्रमिक और मजदूरों के बच्चे आलीशान स्कूल में पढ़ाई करेंगे। खास बात यह है कि ये स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी के साथ ही इस राजनीति पर काम तेज हो गया है। ये स्कूल इसी साल अगस्त या सितंबर महीने में तैयार हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन स्कूल में स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ टेबल कुर्सियां भी स्मार्ट ही होंगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों के शुरू होने के साथ ही यूपी में श्रमिक वर्ग के बच्चों की पढ़ाई करने के लिए एक नया अवसर मिलेगा। वे अमीर बच्चों की तरह ही आलीशान स्कूलों में बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी रविवार से एमएलसी प्रत्याशियों को सिंबल देने जा रही है। नामांकन के आखिरी दिन 21 मार्च को प्रत्याशी पर्चा दाखिल करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने अभी तक एमएलसी के 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। आज शेष बचे 6 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो जाएगी। बीजेपी ने पहली सूची में सपा से बीजेपी से आए 4 लोगों को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। सपा से आए सीपी चंद्र, रविशंकर सिंह, नरेंद्र भाटिया और रमन निरंजन को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सपा नेताओं के बेटों को भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद के मौजूदा सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी 26 मार्च को लखनऊ में होनी है। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों की बैठक 26 मार्च को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर होगी, जिसमें सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। गौरतलब है कि पहले यह बैठक 21 मार्च को बुलाई गई थी, लेकिन विधान परिषद चुनाव के नामांकन की वजह से अब यह 26 मार्च को होगी। सपा के सूत्रों के मुताबिक इस महत्वपूर्ण बैठक में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय की समीक्षा के साथ साथ विधान परिषद के स्थानीय पदाधिकारी क्षेत्र के आगामी चुनाव की रणनीति पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इस बैठक में चुनाव के दौरान रही कमियों की समीक्षा होने और आगे की रणनीति तय किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगभग थमसी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के महज 1761 ही नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 127 लोगों की मौत हो गई। शनिवार के मुकाबले आज करीब 800 केस कम आए हैं और इसी के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या 26,240 पर पहुंच गई है। नए केसों के आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,07,841 हो गई है, जबकि इनमें से 4,24,65,122 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। हालांकि 5,16,479 लोगों की कोरोना के कारण जान भी जा चुकी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।